हे गाइस, माय नेम इज आयुष करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करण क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का वन शॉट सीरीज चल रहा था, जहां पे हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 4 तक कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोस देख लिए वन शॉट का, जो कि चैप्टर 4 तक आ चुका है आपके लिए। ठीक है सर, अब बात कर रहे थे सर चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सर इस वीडियो लेक्चर में खास करके चैप्टर 5 का वन शॉट आपको बताया जाएगा। एज यू नो, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। So now we start our fifth chapter of class 10th math, that is called arithmetic progression, and we have started from the sequence. What is sequence? आपको मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताने से पहले सीक्वेंस बताना चाहूंगा कि सर सीक्वेंस क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस। तो ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन सीक्वेंस कि सर सीक्वेंस क्या है, क्योंकि मैं अगर आपको सीक्वेंस नहीं बताता हूँ और डायरेक्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताऊँ तो उसमें वर्ड आ जाएगा सीक्वेंस, फिर आप पूछोगे सर ये सीक्वेंस क्या है, फलाना चलाना ढिमकाना। इससे अच्छा भी जान लो, इससे अच्छा भी जान लो। तो सर सीक्वेंस क्या है, तो ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि इट इज अ इट इज अ कलेक्शन ऑफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ओके, हाँ सर, ओके। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच फॉलो विच फॉलो सम पैटर्न, या तो मैं कहूँ रूल। दोनों बात बरोबर है। मैंने लिखा सीक्वेंस का मतलब कि ये नंबर का एक ऐसा कलेक्शन होता है, नंबर्स का ये ऐसा कलेक्शन होता है जो कि सर्टेन रूल फॉलो कर रहा है, सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। सर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एग्जांपल बताइए, हमें एग्जांपल से बेहतर समझ में आता है, तो ठीक है, वी हैव टू टेक एग्जांपल नाउ। जैसे कि मैंने एक कलेक्शन लिखा नंबर्स का, आप लोग ध्यान से देखोगे, आप बताओगे सर इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, हाँ सर, ठीक। आप लोग बचपन क्या क्लास 8 तक तो रीजनिंग बुक आता ही है। कुछ स्कूल्स में चलता है, कुछ स्कूल्स में आपको नहीं चलता है, लेकिन जिस स्कूल में भी चलता होगा आप लोग जानते होइएगा कि जब रीजनिंग हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐसा सवाल आता है कि आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसके बिहाफ पे आपको आगे के नंबर्स बताने हैं, है ना। तो यहीं पे आप यहाँ बताओ कि इसमें क्या पैटर्न आपको लग रहा है, क्या सर्टेन पैटर्न या तो मैं कहूँ रूल आपको लग रहा है। तो सर जैसा कि ये पैटर्न देख के हमको लग रहा है, कुछ कुछ रूल फॉलो कर रहा है, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं कुछ रूल फॉलो करने से, वो रूल क्या है, जैसे कि हमको फर्स्ट नंबर से अगर सेकंड नंबर पाना है तो +2 करना पड़ेगा, जो कि 2 में +2 करेंगे तो 4 आएगा। जी हाँ सर, यहाँ भी हमको जाना है तो +2 करना पड़ेगा, यहाँ भी आना है तो +2 करना पड़ेगा। ऐसे ही चलते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। मतलब कि सर हर एक आगे वाले नंबर्स को अगर हमको चाहिए तो पीछे वाले नंबर्स में एक सर्टेन नंबर को जोड़ना पड़ रहा है, मतलब कि ये एक सीक्वेंस में है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, सर्टेन रूल फॉलो कर रहा है, इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। अब ऐसा तो नहीं है बच्चों, आप कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ऐसा बोलो, ये अब आप हमें ये बताओ, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर है क्या सीक्वेंस है, बताओ बताओ, ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स क्या सीक्वेंस हैं। तो सर नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि देखो आप पहले 200 लिखा हुआ है, फिर 6008 लिखा हुआ है, फिर 120 लिखा हुआ है, कुछ पैटर्न ही नहीं बन रहा है, कुछ रूल ही नहीं फॉलो हो रहा है यहाँ पे, तो फिर कैसे सीक्वेंस होगा सर। सीक्वेंस का मतलब ही होता है कुछ रूल, कुछ पैटर्न फॉलो होना चाहिए, जो कि यहाँ सर यहाँ पे हो रहा है। बातें समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है, बातें समझ में आ रही है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इस सीक्वेंस में आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो, कोई भी नंबर्स हो, ये सारे के सारे बाबू आपको कहलाते हैं टर्म। कि सर टर्म क्या है, आपने चैप्टर 2 में टर्म पढ़ा होगा, लेकिन वो टर्म अलग है इस टर्म से। ये टर्म क्या है बताइए। ये सारे जो आपको सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स दिखेंगे ना, वो सारे के सारे आपको टर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, टर्म। और सर ये टर्म क्या होता है, आपको अगर कोई पूछ दे कि बताओ सर अगर क्या होता है टर्म, तो आप क्या बोलोगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सर द द वेरियस नंबर द वेरियस नंबर occurring in a sequence are called बोलो भाई साहब, आर कॉल्ड टर्म। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ सर, कि सर वो अलग अलग नंबर्स जो कि सर ये आपको सीक्वेंस में आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं टर्म। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। अब हमने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस पढ़ाया, फिर आपको मैंने उसमें ये कहा कि सारे नंबर सीक्वेंस में आने वाले आपको होते हैं टर्म। अब यू आर रेडी टू नाउ स्टडी व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लेट्स वी हैव अंडरस्टैंड इट। ओके सर, तो अब हम लोग मेन अपना चैप्टर का नाम जो है उस पे आते हैं, समझते हैं।
ओके सर, हाँ सर ठीक है। ओके, मेरे साथ सब लोग लिखते चलोगे, इससे क्या होगा, समय बचेगा। जब मैं समझाता हूँ तो शांत कॉपी अपना कलम छोड़ दोगे। अगर मैं जब लिखता रहता हूँ तो आप साथ साथ में लिख सकते हो, नहीं तो मैं हटूंगा तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हो। ठीक है सर। एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, एपी, ए डॉट पी, है ना। हाँ सर ठीक है। तो सर ये क्या होता है आखिर सर, इसका मतलब समझा दीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पे आपको इसका डिफिनेशन लिखा दूंगा, पर यहाँ इसका मतलब समझ लेंगे, मेन है आपको मतलब समझना। ठीक है, तो हाँ सर ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या होगा वो तो समझा दीजिए। तो ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन लिख लो। इसका डिफिनेशन मैंने कुछ इस प्रकार से तैयार किया है जिससे आपको मतलब थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखोगे इट इज़ अ, मेरे साथ साथ लिखो, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना। इतना कन्वीनियंस मिल रहा है आपको कि सर मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो आप मेरे आवाज़ मेरी बातों को सुन के भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि बोर्ड पे देखना ही जरूरी है ना जी। तो लिखोगे इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच लिखो वहाँ तक। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच each term इज, यहाँ से लिख दूँ, each term is obtained by a fixed number, obtained by adding a fixed number, adding a fixed number to its preceding term, preceding term। घबराओ मत, जो जो वर्ड आया सबका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डेफिनेशन समझो क्या लिखा मैंने लिखा है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच इच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। सर वो आपने नहीं लिखा तो आप लिख लो, आप लिख लो एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिखो, फिर मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर हम लोगों ने लिख लिया, अब तो मतलब तो समझा दो सर। तो ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है, या तो बोले कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर, उसको कलेक्शन ऑफ नंबर भी बोल सकते हो। ये कुछ ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें आपको जो प्रत्येक टर्म है सर वो कैसे मिल रहे हैं, कुछ नंबर्स बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म्स। यहाँ पे जो एक वर्ड आ गया प्रीसीडिंग टर्म्स, मतलब होता है पिछले वाला टर्म। प्रीसीडिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है सर, पिछले वाला टर्म। ठीक ना, एक आगे वाला होता है, एक पिछले वाला होता है, तो पिछले वाला टर्म। तो इसमें कहने का ये मतलब है सर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें जो प्रत्येक नंबर है वो हमें कुछ नंबर ऐड करने को ऐड करने पे मिल रहे हैं। जब जब उसके पीछे नंबर्स में हम कुछ नंबर्स ऐड कर दे रहे हैं तब आगे का नंबर्स हमें मिलते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, तब आप बेहतर तरीके से समझोगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं सर, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8 10। चलिए यहाँ तक लेते हैं, ठीक है, ओके सर ठीक है। आई थिंक आप सबको वहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ सर ठीक है, विजुअल है, हाँ सर विजुअल है। तो देखो ये एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है जहाँ पे जो हर एक टर्म है, हर एक टर्म, लेकिन एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर एक टर्म जो है कुछ नंबर को ऐड करने पे मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट नंबर को छोड़ के, तो इस सेकेंड नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हर एक टर्म जो है, चाहे 4 हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 10 हो, हर एक नंबर जो है कुछ फिक्स नंबर को ऐड करने से मिल रहा है। फॉर सपोज एट, हम अगर 2 में +2 अगर हम लोग करते हैं तो 4 आता है, +4 में +2 करेंगे तो सर 6 आएगा। अगर 6 में +2 करेंगे तो हमको सर 8 आएगा, 8 में +2 करेंगे तो हमको 10 आएगा। तो आप देख रहे हो जो प्रत्येक नंबर हमें आगे वाला मिल रहा है वो पीछे वाले नंबर्स में कुछ फिक्स नंबर जोड़ने पे ही मिल रहा है। ऐसा ही तो है, हाँ सर ऐसा ही है। तो डैट इज कॉल्ड आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ तक लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म में चलते हैं और समझते हैं कि सर फाइनाइट एपी क्या होता है और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। ओके सर ठीक है। ओके सर, नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज फाइनाइट एपी एंड व्हाट इज इनफाइनाइट एपी। बारी बारी से दोनों को देख लेते हैं। पहले तो आप एपी समझ गए एपी क्या होता है, चलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। एपी नंबर्स, नंबर का कुछ ऐसा लिस्ट होता है जिसमें हर एक नंबर, फर्स्ट नंबर को छोड़ के, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट नंबर को छोड़ के हर एक नंबर जो है कुछ नंबर को ऐड करने से मिल रहा है, वो फिक्स नंबर को ऐड करने से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में 2 ऐड करेंगे फिर बाद में 4 फिर 100, ऐसे नहीं करना। एक फिक्स नंबर को ही ऐड करना है। अगर 2 ऐड हो रहा है तो सब जगह 2 ही ऐड होते जाएगा, अगर 10 ऐड हो रहा है तो 10 ऐड होते जाएगा। बातों को समझो आप, उसी को बोलते हैं एपी। चलिए ठीक है, काम करता हूँ मैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। आपको पहचानना है कि सर वो एपी है कि नहीं। चलिए, इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। ठीक है सर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एपी है कि नहीं आपको बोलना है। ये एपी है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स है। अगर एपी है तो ट्रू, अगर एपी नहीं है तो फॉल्स आपको बताना है। चलिए बोलिए, तब तक मैं आपको सवाल लिख रहा हूँ। आपको बताना है ये एपी, इन दोनों में से एपी कौन है और कौन नहीं है, बताना है। चलिए बताओ, देखिए बताओ, कुछ समय ले लो भाई साहब और बताओ उसको। हो गया होगा, अभी तक तो हो गया होगा सर। इतना कम समय, हाँ इतना ही कम समय मिलता है। आपके पास मोबाइल है भाई साहब या टैब होगा, उसमें एक पॉज का बटन आता होगा, है ना। उससे आप क्लिक करोगे तो वीडियो रुक जाएगा, ऐसा होता है ना। हाँ सर, ये तो गजब का चीज़ बता दिया आप। अरे बुढ़बा कहेंगे। तो वो पॉज करके भी आप सवाल सवाल का जवाब दे सकते थे। फिर जाके मैं, फिर वीडियो खोलोगे तो स्टार्ट ही हो जाऊंगा मैं वैसे भी। हाँ सर ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट चेक करने वाले हैं, ये सर ये एपी है कि नहीं हम लोग चेक करने वाले हैं। तो देखते हैं ना, एपी का, एपी के डिफिनेशंस के हिसाब से हर एक नंबर जो है, फर्स्ट नंबर को छोड़ के हर एक नंबर जो है कुछ नंबर को ऐड करने से मिलेगा, कुछ नंबर नहीं, फिक्स नंबर को ऐड करने से मिलेगा सर। तो ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर को छोड़ के इस पे आते हैं तो सर 4 ऐड करना पड़ रहा है। अगर 8 में हम लोग सर फिर से यहाँ पे देखिए, अगर हमको 12 चाहिए तो फिर से 4 ऐड करना पड़ेगा। फिर 12 से अगर हमको 16 पे जाना है तो 4 ऐड करना पड़ेगा। फिर 16 से 20 पे जाना है तो फिर 4 ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि देखो, एक फिक्स नंबर बारी बारी 4 ही ऐड हो रहा है फर्स्ट नंबर को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट नंबर से तो ये स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट नंबर को छोड़ के हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट नंबर को छोड़ के हर एक नंबर जो है इस सीक्वेंस में, इस एपी में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर, यही डिफिनेशन होता है एपी का। मीन्स दैट ये एपी है हमारा, ये ट्रू होगा, ये एपी है। बातें समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे हाँ सर बातें समझ में आ रही है। रफ पार्ट में रब कर दूँ आपको। अब बताओ, सेकंड का भी आंसर तो निकाल ही लिए हो गया अभी तक। चलिए मैं बताता हूँ आपको। आपका टाइम क्या, मेरा टाइम स्टार्ट। ठीक है सर, चलिए चलते हैं। 100 से 101 पे आया है, मतलब कि एक जोड़ा होगा पक्का। अब 101 से 105 पे गया है, तो सर 4 जोड़ दिया है। 105 से 106 पे गया है, फिर से एक जोड़ दिया है। फिर 106 से 110 पे गया है, 4 जोड़ दिया। ये क्या मजाक चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है? एक बार एक जोड़ा, एक बार 4 जोड़ा, एक बार एक जोड़ा, एक बार 4 जोड़ा, ऐसा क्या? नहीं, फिक्स नंबर होना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए, एक कोई फिक्स नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार एक जोड़े, एक बार 4 जोड़े, एक बार मन क्या 100 जोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, ये डिफिनेशन नहीं बोलता है हमारा। डिफिनेशन बोलता है एक फिक्स नंबर को ऐड करने पे आगे वाला नंबर मिलना चाहिए। जो प्रीसीडिंग टर्म है, जो कि पिछले वाला टर्म है, उसमें फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो आगे वाला नंबर आएगा, फिर से इसमें कुछ जोड़ेंगे तो ये नंबर आएगा। यही होता है हमारा एपी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिक्स नंबर नहीं है सर। अब कभी एक जोड़ा रहा है, कभी 4 जोड़ा रहा है, कुछ से कुछ जो मन में सो। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत है भाई साहब, ये एपी नहीं होगा। आई थिंक आपको सर बातें समझ में आ गई होगी। नाउ वी हैव टू मूव ऑन आवर डिफिनेशंस, और समझते हैं कि सर ये फाइनाइट एपी क्या होता है सर, और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। देखिए, आप ही को बताने के लिए कुछ समय लिया गया है। कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, डोंट, आई डोंट केयर अबाउट, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, इससे ऊपर क्या ही हो सकता है सर। तो ठीक है, नाउ सर क्या पढ़ने वाले थे? अरे भूल जाते हैं बारी सर, फाइनाइट एपी पढ़ने वाले थे। फाइनाइट एपी, एपी का मतलब पता है ना? हाँ सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जी हाँ। फिर पढ़ेंगे हम लोग इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी, हम इन दोनों को समझने वाले हैं बारी बारी से कि सर फाइनाइट एपी क्या होता है और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। ठीक है सर, समझते हैं। तो सर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में है फाइनाइट एपी, तो ऐसे लिखोगे, दिस टाइप ऑफ एपी, दिस टाइप ऑफ एपी containing finite numbers of term। क्या सर? finite numbers of term बच्चों, finite numbers of terms। आई थिंक आप लोग बातें को समझ रहे होगे। मतलब फाइनाइट एपी एक इस तरह का एपी होता है जिसमें सर फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म है, मतलब कि आप वो फाइनाइट नंबर्स, मतलब होता है नंबर्स को गिना जा सकता है। 10 है, 15 है, 50 है, 100 है, गिना जा सकता है, उसे बोलते हैं फाइनाइट नंबर्स। जैसे कि 10 एप्पल पड़े हैं,
गिन लोगे ना, फाइनाइट नंबर्स हैं 10, लोग कोई भी गिन सकता है, लेकिन इनफाइनाइट होगा तो जैसे कि हम बोलें अपने माथा पे जितने भी बाल है वो गिनो, पर एक्सेप्शन नहीं ले लेना जिसके माथा पे 2-4 ही बाल है उसको नहीं लेना है। आप अपने माथा पे देख लो, या तो आसमान में देखो कितने सारे स्टार्स हैं उसको गिन लो, वो इन्फाइनाइट है। तो वैसे ही यहाँ पे इन्फाइनाइट की बातें नहीं हो रही, इन्फाइनाइट की बातें सर यहाँ करेंगे हम लोग, फिलहाल फाइनाइट की बातें कर लेते हैं, जो कि हमने आपको कहा कि सर मार्कर कितने, सर 2, डेस्कल फाइनाइट नंबर, फाइनाइट है, ओके। फिर हम लोग एपी की बात करते हैं ना कि मार्कर की, तो ठीक है सर। हमने कहा कि ऐसा एपी जिसमें सर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, हम जो टर्म है उसको गिन सकते हैं, 4 है, 5 है, 10 है, कुछ भी, उसको बोलते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एपी। फॉर एग्जाम्पल आई टू टेक एन एग्जाम्पल, ओके, हाँ सर ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, 10, 20, 30, 40, 50, खत्म हो गया। तो ये एक ऐसा एपी है, आप ऐसे लिख सकते हो, एपी बराबर, क्योंकि एक एपी है, मैंने एपी का एग्जाम्पल लिया आपको, तो ये एक एपी का एग्जाम्पल है। और ये एपी कैसा एपी है सर, ये फाइनाइट एपी, क्यों? क्योंकि इसमें आखिरी टर्म भी हमको दिख रहा है सर 50 है, और बाकी सर्व टर्म को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें पूरे 5 टर्म है सर, हमने टर्म को गिन लिया, इसका मतलब ये फाइनाइट एपी हुआ। हाँ बात तो सही है आपकी। अब बात कर लेते हैं इनफाइनाइट एपी की, सर ये इस तरह की एपी हो जिसमें सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इट इज, ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज दैट टाइप ऑफ, इट इज दैट टाइप ऑफ, अक्षर समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। नहीं भी समझ आएगा तो क्या ही कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, इट इज दैट टाइप ऑफ एपी इन विच, इन विच, ये सही रहेगा एडमिशन, इट इज अ दैट टाइप ऑफ एपी विच कंटेन, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, सही है, विच कंटेन, विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म, इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म, जी हाँ सर। एक इन्फानाइट एपी इस तरह का एपी होता है बच्चों जिसमें इन्फानाइट नंबर्स ऑफ टर्म है, हम वो गिन ही नहीं सकते कि उसमें कितने टर्म, इन्फानाइट नंबर्स है भाई साहब। एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, लो मैंने बूंद का लगा दिया सर, बूंद का मतलब डॉट लगा दिया मैंने, डॉट लगाने का मतलब ये अनंत तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा सर, ये अनंत तक जाएगा। तो बताओ तो इसमें आप गिन सकते हो कि इसमें कितने टर्म है, बताओ बताओ। तो सर नहीं, कैसे गिन सकते हैं सर, क्या बात कर रहे हो, आपने डॉट लगा दिया तो कैसे गिन सकते हैं? तो दैट टाइप ऑफ एपी इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी बच्चों, ठीक है। तो एपी हमारे दो तरीके के हो गए, पहला हो गया फाइनाइट, दूसरा हो गया इनफाइनाइट। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ, अब दो मेन बातें हैं जो कि आपको सर सुननी है और समझनी भी है सर, वो क्या है? फाइनाइट एपी में एक नोट है वो आप लिखो, और इसमें भी एक नोट होगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं, पहले सर इसकी बात कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो ठीक है ना सर, क्या नोट है सर? तो सच ए पी हैव लास्ट टर्म, मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया मेरे बच्चों, मैंने लिखा कि ये सर इस टाइप ऑफ जो ए पी होता है इसमें सर लास्ट टर्म मौजूद होता है। देखो तो है क्या? हाँ सर है, लास्ट टर्म दिख रहा है ना 50 है। तो इस तरह के एपी में क्या होता है, लास्ट टर्म मौजूद है। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल लें इसका फाइनाइट एपी का, और आपसे जानते हैं कि वो सर क्या है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो एक बात बताना, ये जो मैं नोट बता रहा हूँ उसके बिहाफ पे आपको बताना पड़ेगा। पहले आप ये नोट देख लो कि इस तरह के जो सर एपी होते हैं, मतलब फाइनाइट नंबर्स ऑफ एपी होते हैं, उसमें आपको लास्ट टर्म दिख जाएगा। मतलब अगर एपी लिखा हुआ है उसमें अगर लास्ट टर्म दिख रहा है मतलब वो फाइनाइट होगा, भले उसके बीच में कितना बूंद का आ जाए, कितना भी डॉट आ जाए, फर्क नहीं पड़ता बच्चों। फर्क पड़ता है कि अगर उसका लास्ट टर्म है तो वो फाइनाइट एपी है, लास्ट टर्म नहीं है तो इनफाइनाइट होगा। तो इसमें सर नोट क्या है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि सर गुस्से में क्या बोलना चाह रहे थे, क्या सर? चलिए देखिए, सच ए पी हैव, सच ए पी हैव डो नॉट लास्ट टर्म, डजंट कंटेन लास्ट टर्म, डजंट कंटेन लास्ट टर्म। सर इस तरह के जो एपी होते हैं, किस तरह के, तो ये इनफाइनाइट वाले, इसमें सर लास्ट टर्म आपको नहीं दिखेगा, देखो तो लास्ट टर्म है नहीं सर, कुछ नहीं, लास्ट टर्म में कुछ नहीं, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप ऑफ एपी है, जगह का मैं तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, एपी बराबर 3, 6, 9, 12, ठीक, ठीक। अब ये एपी बीच में बुंद का भी है, एक बार ध्यान से एक बार देख लेना,
अब ये देख के बताओ कि ये एपी है, वो तो फिक्स एपी है। अब एपी है तो एपी में कौन से टाइप का, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? कौन सा एपी है ये, फाइनाइट एपी कि इनफाइनाइट एपी? तो सर जैसा कि पहले आप लोग सोचो, पहले फिर मैं आगे बोलूँगा, फिर मैं बोलूँगा, पहले सोचो। तो सर आप ठीक है सोच लियोगे, आंसर दे दिए होगे ना, आप आंसर मैच करो कि सर जैसा आपने कहा था कि लास्ट टर्म अगर हो तो वो फाइनाइट होता है, तो इसमें तो सर लास्ट टर्म दिख रहा है। भले ही बाबू आपको डॉट है, फर्क नहीं पड़ता है, डॉट होना चाहिए, पता है मुझे डॉट होना, पर मैंने एक नोट भी लिखाया है आपको कि लास्ट टर्म अगर मौजूद है उस एपी में तो वो फाइनाइट हो जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड आवर फाइनाइट एपी, ये फाइनाइट एपी में ही आ गया। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, फाइनाइट एपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें देखो लास्ट टर्म है ही नहीं, अगर लास्ट टर्म नहीं हो तो वो इन्फाइनाइट एपी हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सर इतनी जल्दी जल्दी ही करेंगे ना, वन शॉट जो है, ठीक है। ओके सर, अब हम लोग कुछ टर्म्स है उसको समझने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे, जरूरी है सवाल सॉल्व करने के बिहाफ पे। ओके सर ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। सर किसका एग्जांपल ले रहे हैं आप? तो एपी का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। एक एपी में लिखूंगा, आप ध्यान से देखोगे। देखो जो जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब दोगे। पहले तो ये किस तरह का एपी है, ये किस तरह का एपी है आपको बताना है। आंसर दे दियो। तो सर ये फाइनाइट एपी है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म मौजूद है, क्योंकि लास्ट टर्म मौजूद है तो ये फाइनाइट एपी है, ठीक है, जवाब दे दियो। नाउ आपको मैं कुछ टर्म्स बताना चाह रहा था इस पे। ओके सर बता दीजिए। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, आपको जो पहला टर्म दिख रहा है, ये टर्म जो दिख रहा है उसको डेट इज कॉल्ड ए, या तो कई बच्चों इसको ए वन में लिखते हैं, ए लिखो चाहे ए वन लिखो, बात बरोबर है, कुछ भी लिख सकते हो। हमारा जो सेकेंड टर्म होता है बच्चों उसको बोलते हैं ए टू। ओके हाँ सर ठीक है। जो थर्ड टर्म होता है उसको बोलते हैं ए थ्री, जो फोर्थ टर्म होता है उसको बोलते हैं ए फोर। ऐसे ही बहुत सारे टर्म होंगे होंगे लेकिन ये एक ऐसा टर्म है जिसका सर हमें नंबर नहीं पता। इसका तो नंबर पता था कि ये फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, लेकिन ये किस नंबर पे हमें नंबर नहीं पता, इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को ए एन से हम लोग डिनोट करते हैं, या तो टी एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एन कौन सा नंबर ऑफ टर्म है हमें नहीं पता। यहाँ पे सर नंबर ऑफ टर्म हमें मालूम है कि ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, हमें पता है। लेकिन ये सर बीच में इतना बिंदु आ गया कि हमें नहीं पता, इतना डॉट आ गया कि इसे कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, इसलिए बोलते हैं इसको सर लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म बोलते हैं, इसको लास्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए एन से या टी एन से। ज़्यादातर आपको ए एन से ही आपको दिखेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक एपी है, अब बच्चों क्योंकि ये एक एपी है, आप लोग यहाँ तक लिख लियो, यहाँ सर हम लोग लिख लिए। अब क्योंकि ये एक एपी है तो हर एक नंबर जो मिलेगा कुछ नंबर को एक फिक्स नंबर को ऐड करने से ही मिलेगा। बात सही है? तो बोलोगे हाँ सर बात सही है। मतलब कि सर 100 में, अगर 100 में 100 से अगर 200 पे आना है, मतलब कि हमको 100 हमको जोड़ना पड़ेगा। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप। 200 से अगर 300 पे आना है तो यहाँ भी सर 100 जोड़ना पड़ेगा। सर बात तो सही है आपका। अगर 300 से बच्चों 400 पे आना है तो यहाँ भी 100 जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि आप देख रहे हो एक फिक्स नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं और हमारा आगे वाला टर्म मिल रहा है, मतलब ये एपी है। सर एपी तो है ही ना। हाँ तो ये सर ये फिक्स नंबर क्या है, व्हाट इज दिस फिक्स नंबर? तो दिस नंबर, ये जो फिक्स नंबर है बच्चों, ये जो फिक्स नंबर आपको जो दिख रहा है, जो कि सर यहाँ पे 100 है, फिक्स नंबर जो 100 है, इसको बोलते हैं सर कॉमन डिफरेंस। क्या है सर? ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस है। क्या है बच्चों? ये जो आपको इन सम नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो दिख रहा है ना, अंतर जो दिख रहा है, ये इसको इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस है और कॉमन भी है क्योंकि सबके बीच का सेम ही डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या है ये 100 क्या है सर? ये कॉमन डिफरेंस है। और बच्चों कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से, स्मॉल डी से। बात को ध्यान में रखो, सवाल सॉल्व करोगे तो ये काम देगा। कैसे काम देगा मैं जब सवाल बताऊंगा तो आपको समझ में आने वाला है, ठीक। ओके सर, यहाँ पे आपने ए की भी बात की थी। सर ए क्या है वो बता दूं? बताता हूँ। सर यहाँ पे एन की भी बात हो गई कि एन कौन सा टर्म है, ये भी बता दो। ठीक है बताता हूँ। डी बता दिया, ए बता दिया, ए एन क्या है वो भी सर बता दो। ठीक है, इतना चीज़ आपको जानना जरूरी है। ए क्या है सर, एन क्या है सर, डी क्या है, ए एन क्या है, ठीक है। और सर हाँ इतना काफ़ी है, इतना जान लो तो सर आपके लिए
इतना चीज़ काफ़ी है। ओके सर, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है बच्चों कि ये भी आपको बोल देता है एल। तो ठीक है, इन सब का मतलब समझते हैं। आप ये मतलब तो समझ ही गए होगे सर डी क्या है। सर डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। सब नंबर्स के बीच का जो अंतर है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो कि सर उसे डी से डिनोट किया जाता है। अब ए क्या है आपको पता है सर, ए है। ए है हमारा सर फर्स्ट टर्म, क्या है ये फर्स्ट टर्म को ही तो बोलते हैं ए। तो क्या है सर, ये फर्स्ट टर्म है। देखो इन सब बातों को बच्चे याद रखोगे। फर्स्ट टर्म है हमारा। सर ये एन क्या है, एन होता है नंबर्स ऑफ टर्म्स, कि ये जो एपी लिखा है उसमें आपको कितने टर्म्स हैं। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, क्योंकि बीच में डॉट लगा हुआ है। भले ही ये फाइनाइट एपी है पर ये बहुत लंबा फाइनाइट एपी है, इसलिए हम इसका नंबर्स ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं फार्मूला से, बट अभी बता नहीं सकते। फार्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, ध्यान रखो। तो सर ये एन क्या है, एन बच्चों मेरा नंबर ऑफ टर्म्स है, आपको ये निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हाँ सर ठीक है। सर एन क्या है, एन सर एन होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nth टर्म मतलब कि कोई टर्म है, हमें हमें नहीं पता फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, हमें नहीं पता कि जो nth टर्म है कौन सा टर्म है, इसीलिए बोलते हैं उसको nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, हाँ। एल क्या है, एल का मतलब सीधा समझो लास्ट टर्म। ये बहुत कम बार यूज होता है लास्ट टर्म, लेकिन आता है तो मैं आपको बताऊंगा। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लास्ट टर्म हजार है, क्या है हजार। तो ठीक है बच्चों, हजार लास्ट टर्म है। और ये हजार कौन सा हमारा टर्म है, सोमा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एट है, कौन सा ये नहीं पता। तो ये nth टर्म ऑफ एन वो भी है, समझो। मतलब ये कुछ आपको टर्म्स हैं, समझने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। चलिए इस पर कुछ सवाल करते हैं। दो सवाल करने वाले हम लोग, एक हल्का, नहीं एक ज़्यादा हल्का, एक थोड़ा सा हल्का। सर ये क्या हो गया, ये क्या मजाक है। नहीं चलिए सवाल कर लेते हैं, फालतू का बात नहीं करते। ठीक है सर, ठीक है सर। एक सवाल है जो कि हम लोग करने वाले हैं, देखो सवाल कुछ ऐसा है। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, देन फाइंड सम टर्म ऑफ एपी। एपी का कुछ टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इससे पहले ये सवाल सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि आपको नहीं पता है, मैंने नहीं बताया, अभी बताऊंगा। तब उसके बाद ये सवाल सॉल्व करेंगे ताज़ा ताज़ा। तो ठीक है सर। तो सर वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप हमें कॉन्सेप्ट समझा दो। ओके ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं इस पर अब कर दूँगा, फिर सवाल सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर ठीक है। आप हमें ये बताओ, ये क्या होता है। तो बोलोगे सर ये फर्स्ट टर्म होता है, हमें पता है। ठीक। अब A1 का मतलब ये होता है, बोलोगे मतलब कि ए लिखे चाहे चाहे A1 लिखे, बात बरोबर है। हाँ सर बात बरोबर है। A2 क्या होता है, A2 कैसे निकालते हैं पता है, ए प्लस डी करके निकालते हैं। और कोई पूछे सर A3 कैसे निकालते हैं, तो ए प्लस टू डी करके निकालते हैं बच्चों। कोई पूछे सर A4 कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे ए प्लस थ्री डी करके निकालेंगे। कोई पूछे सर A5 कैसे निकालेंगे, तो बोलो ए प्लस फोर डी करके निकालेंगे। अब आप मैंने जो लिखा उसको ध्यान से देखोगे, मैंने जो लिखा उसको ध्यान से देखोगे, मैंने एपी के पांच टर्म यहाँ लिखे हैं, A1 A2 A3 A4 A5। मैंने एपी का पांच टर्म यहाँ लिखा है। वो पांच टर्म कैसे निकाला जाता है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। ए A1 का मतलब यही है, ठीक। A2 का मतलब ए प्लस डी करने से निकलेगा। A3 का मतलब ए प्लस टू डी। A4 का मतलब ए प्लस थ्री डी। A5 का मतलब ए प्लस फोर डी। मतलब कि एक बात पे अगर आप गौर कर रहे होगे, तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है सब में, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इससे एक कम डी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे दो लिखा हुआ है तो एक ओ डी जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे तीन लिखा है तो एक का मतलब दो डी जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे चार लिखा है तो चार से एक कम कितना होता है, तीन, मतलब कि यहाँ पे तीन डी जोड़ेंगे। यहाँ पे पाँच लिखा है तो फाइव से एक कम कितना था, फोर, मतलब यहाँ पे फोर डी जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे किसमें, ए में तो जोड़ना है। हाँ, तो ये हमारे होंगे सर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, बोल सकते हो आप। दिस इज कॉल्ड आवर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसे बोलते हैं बच्चों जनरल फॉर्म। ये आपको याद करना पड़ेगा, या तो समझ लो, या तो समझ लो। जो बच्चे समझने की कैपेसिटी रखते हैं वो समझ लो, और जिनके समझ से ही परे है वो याद कर लो। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का सर ये जनरल फॉर्म है, एपी ऐसे ही निकाला जाता है। अब आप हमें बताओगे A6 कैसे निकालेंगे। मैंने A5 तक बताया, कोई पूछे A6 निकालना है तो ए में क्या जोड़ेंगे, ए में क्या जोड़ेंगे। तो सर जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है उससे एक कम डी जोड़ेंगे। यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 से एक कम होता है 5, मतलब कि 5 डी जोड़ देंगे। बातों को समझो, हाँ सर बातें समझ रहे हैं हम लोग। अब आपसे कोई पूछे सर A10 निकालना है, डायरेक्ट A10 निकालेंगे हम लोग, तो इसमें भी तो ए जोड़ना ही पड़ेगा, ए प्लस। ए में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है, यहाँ पे सर 10 लिखा है तो
10 से एक कम क्या होता है, 9 होता है। मतलब कि 9 को डी जोड़ेंगे, मतलब कि सर ये 18 ऐसे निकलेगा। अगर हमसे कोई बच्चों पूछे ए 100 कैसे निकलेगा तो क्या बोलोगे? तो सर ए 100 मतलब कि ए तो जो ए में जोड़ना है, क्या जोड़ना है ए में, तो यहाँ पे जो नंबर भी लिखा रहेगा उससे एक कम डी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 100 लिखा है, 100 से एक कम होता है 99, मतलब कि 99 डी जोड़ देंगे ए में। आप आई थिंक समझ गए होगे, इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्लास 10th में हो, उतने भी बेवकूफ़ नहीं हो, ठीक, जितना मैं आपको समझता हूँ, है ना? हाँ सर ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब लोग हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। आप जनरल फॉर्म समझ गए, इसी जनरल फॉर्म के हेल्प से हम लोग ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बगल में बताया गया और तुरंत हम लोग सवाल करेंगे इस कॉन्सेप्ट में जस्ट। ठीक है सर, ए दिया हुआ है, डी दिया, सवाल में सही करेगा, आपको ए देगा डी देगा, ये 2 नंबर ही सवाल में आएगा बोर्ड एग्जाम में। ऐसे सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत आते हैं, और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी आते हैं, 2 नंबर के आएंगे तो 3 नंबर के आएंगे। ओके हाँ सर ठीक है। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व। ए दिया हुआ और डी दिया हुआ, तो पहले तो ए वन निकालेंगे, तो ए पी का पहला टर्म निकालेंगे। हमने तो कहा आपको ए पी निकालने के लिए, तो अपने मन से आप 3 टर्म या 4 टर्म निकाल के छोड़ सकते हो, लेकिन बहुत सारा सवाल ऐसा आता है कि फाइंड द 5 टर्म ऑफ एन एपी, 5 टर्म तक निकालने के लिए बोलेगा, 5 टर्म निकालना ही पड़ेगा। फाइंड द 7 टर्म ऑफ एन एपी, 7 टर्म निकालना पड़ेगा। फाइंड द 10 टर्म ऑफ एन एपी, लेकिन हमने सम लिखा है तो अपने सहूलियत से 4 या 5 निकाल दोगे। अगर ये सम को मैं हटा दूँ, ये सम को मैं अगर हटा दूँ और लिखूँ 7 टर्म निकालना पड़ेगा 7 को, तो निकालना पड़ेगा आपको 7 को। मैंने क्योंकि सम लिखा था तो कुछ भी निकाल सकते। चलिए काम करते हैं, हम ऐसा सवाल देते हैं कि आपको 4 टर्म निकालना है, कितना, आपको 4 टर्म निकालना है एपी का, तो 4 टर्म तक निकालेंगे बच्चों। हाँ सर ठीक है, लेकिन सर मेरा लकी नंबर तो 5 है, तो क्या 5 लिख सकते हैं? तो कोई बात नहीं, 5 ले लेते हैं, कोई बात नहीं 5। सर मेरा लकी नंबर तो नहीं, पर आपका जरूर होने वाला है, ठीक। तो बच्चों ठीक है, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए वन होता है ए के बराबर, और ए होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 दिया, मतलब कि एपी का पहला टर्म क्या है, 10। ठीक है, अब ए टू निकालेंगे, मतलब कि सेकेंड टर्म। यहाँ पे हमको 5 टर्म निकालना है, पूरा पूरा एक टर्म निकाल लिया। ए टू क्या होता है, ए में जोड़ना पड़ेगा। सर क्या जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम डी जोड़ते हैं। यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो एक डी जोड़ेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, और एक डी को बच्चों डी ही बोला जाता है, वन क्या फ़र्क पड़ता है ना। सर आप ऐसे तो बोल रहे हो, लेकिन फर्स्ट टर्म में यहाँ पे तो डी का कुछ बात ही नहीं आया। आपने फर्स्ट टर्म में तो डी का कुछ बात ही नहीं बोला, इसमें आपने ए में कुछ नहीं जोड़ा, तो ठीक है जोड़ लो, तुम जोड़ लो। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मैंने कहा यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहेगा उससे एक कम डी जोड़ते हैं। तो अगर 1 से एक कम क्या होता है सर, जीरो, मतलब कि जीरो डी जोड़ेंगे, और जीरो से कोई भी नंबर का इंटू करोगे तो सर जीरो ही तो आ जाएगा, मतलब इसमें जोड़ने में फ़ायदा क्या है। इसीलिए बच्चों, इसलिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि ए वन ए के बराबर ही होता है, दिमाग अधिक मत लगाओ, ठीक है। हाँ सर ठीक है, लगाना है तो यहाँ लगाओ। तो ए टू होता है ए प्लस डी, हाँ सर होता तो है, बात तो सही बोल रहे हो आप। ए का वैल्यू यहाँ से लेंगे 10, प्लस का प्लस। सर डी है हमारा 2, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, याद रखना ही बात को। 10 + 2 12, मतलब कि हमारा दूसरा टर्म 12 निकल गया। अब ए थ्री निकालने की बारी है। ए थ्री का मतलब A+2D। अरे भाई याद हो जाएगा आप सबका, मुझे पता है, ये अच्छी तरीके से बच्चे याद कर लेते हैं, याद क्या कर लेते, समझ लेते हैं। तो क्या बात कर रहे हो, इंग्लिश हिंदी है क्या? हाँ, ए क्या है बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे बस, 10 प्लस 2D है, 2 का 2, बीच में कुछ नहीं गुना, डी का मान कितना है बच्चों, 2। निकालेंगे, सॉल्व करते हैं, 10 का 10, प्लस का प्लस, 2 दूनी 4, 10 4 हो जाएगा हमारा 14, 14। बच्चों A4 निकालो, A4 है तो मतलब A+3D करेंगे, है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर है। ए का मान 10 है, प्लस का प्लस दोगे, 3 गुने, और डी का मान 2 है, ठीक है। 10 प्लस का प्लस, 3 दूनी 6 होगा, जोड़ के 16 आ जाएगा। ये बच्चा वाला सवाल से भाई साहब, इसमें 2 नंबर में पूछता है। A5 निकालेंगे तो A+4D करने वाले हम लोग। ए हमारा 10 प्लस 4D, मतलब 4 इंटू डी का मान है 2, 10 जोड़ 4 गुने 2 8 होता है सर, सॉल्व करेंगे 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 टर्म एपी का लिखने के लिए बोल रहा था, हमने 5 टर्म लिख दिया, पर ऐसा नहीं कि ये सवाल यहीं सॉल्व हो गया। हाँ, नंबर काट लेगा टीचर, तो कैसे सॉल्व होगा, तो लिखोगे एपी बराबर 5 टर्म पूछ रहा था, 5 टर्म को इज्जत के साथ लिखना पड़ेगा। पहला टर्म 10 है, 10 कमा 12 है, 14 है, थर्ड टर्म 4 टर्म 16 है, फिर 18, बस खत्म। 5 टर्म एपी का बोल रहा था, 5 टर्म हम लोगों ने लिखा। कोई दिक्कत है क्या आपको? यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड टेल मी। नो सर, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम सर। अगर होगा भी तो सर मैं जवाब नहीं देने वाला इसका, ठीक है। इसका सर आप ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, समझ लो इसको, जो भी लिखा समझ लो, हाँ। अरे भाई साहब चिट्ठी महाराज, आप सबको नहीं दिख रहा होगा ना, एक ऊपर में चीटी है, छोड़िए उसको।
नाउ वी हैव मूव फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, या तो मेरे को कुछ सवाल करना है और है अच्छा सा। ओके सर, नाउ वी हैव स्टडी सम नोट्स। सम क्या, एक ही नोट्स ही है सर, क्या बातें कर रहे हो, एक ही नोट्स है, इतना कम नोट लिखाते क्यों हो? एक काम करो, लिखाओ मत। हाँ तो ठीक है, एक ही तो है, लिख लो ना, क्या करोगे। मैं आपको ये बोल रहा था कि नोट लिखो, आप लोग सब लोग कॉपी पे लिखो कि कॉमन डिफरेंस जैसे आप डी से डिनोट करते हो, स्मॉल डी से, कैन बी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, एंड ऑल्सो एंड जीरो ऑल्सो, एंड ज़ीरो ऑल्सो। सर आपने क्या लिखा, मैंने लिखा है कि कॉमन डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस आपको पता है, कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करते हैं डी से, वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ऐसा मत समझना कि कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, निगेटिव आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, निगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है कभी कभी। सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ सही बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन बहुत कम केस में जीरो दिखेगा, ज़्यादातर केस में निगेटिव या तो पॉजिटिव नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, और ज़्यादा केस में पॉजिटिव भी दिखता है। क्या बात है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण फार्मूला बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए मेरे बच्चों। सर वो फार्मूला क्या है, फार्मूला इतने बड़े बड़े अक्षरों में, सर वो फार्मूला हम तो, हाँ देखियो पहले क्या है। फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, लिखोगे ए एन बराबर ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला है, सबको अपने दिमाग में इसे घोल के पी लो। दिस इज कॉल्ड आवर फर्स्ट फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर एपी। एपी से फार्मूला है हमारा। आप बोलोगे तो मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, इसको डेराइव भी कर सकता हूँ। देख लो, फार्मूला है ए एन बराबर होता है ए जोड़ एन माइनस वन इंटू जी, जहाँ पे आपको सारे चीज़ पता है, सारे चीज़ पता है कि ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या है, डी क्या है, जो जो टर्म इसमें यूज हुआ मैं सारे बता था। बहरहाल आपको पता होगा क्योंकि इससे पहले मैंने बताया है। एन होता है nth टर्म ऑफ एन ए पी, nth टर्म ऑफ एन ए पी। ए होता है फर्स्ट टर्म, आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है बच्चों। आपको एन होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, आई थिंक आपको मालूम होगा। हाँ सर मालूम तो है। और डी होता है कॉमन डिफरेंस, हमारा प्यारा सा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। हाँ सर ठीक है। दिस इज आवर फोर टर्म दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस फार्मूला। आपने समझ आप समझ गए ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला को याद कर लो। ए एन का मतलब होता है नेट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, एन और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। ये फार्मूला सब बच्चे को याद कर लेना है। घेरा लगा देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर ठीक। अब बात रही इसकी प्रूफ की। अगर आपको प्रूफ जानने का शौक है तो भी देख लो वीडियो को, अगर प्रूफ जानने का शौक नहीं है तो एक दो मिनट आगे कर लो, स्किप कर सकते हो, लेकिन जान लो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है सर। जान ही रहेंगे, क्यों छोड़ने वाले हम लोग, छोड़ने वाले तो हैं, छोड़ने वाले में से है ही नहीं, तो ठीक है देख लेते हैं ना प्रूफ। साइड में सब बच्चे प्रूफ देखेंगे, ठीक है प्रूफ देखते हैं। मतलब ए क्या होता है सर, ए होता है ए वन, हमारा फर्स्ट टर्म। ए टू कैसे लिखते हैं सर, ए टू लिखते हैं ए प्लस डी से। ए थ्री कैसे लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं ए प्लस टू डी से। अरे बच्चों ए फोर कैसे लिखते हैं, लिखते हैं ए प्लस थ्री डी। फिर ए फाइव कैसे लिखते हैं सर, ए प्लस फोर डी। देखो ये सब तो आपको आता है, ये आपको जनरल फॉर्म में फिर कहाँ सर हमें आता है। लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले, कोई अगर आपसे पूछ ले ए एन क्या होगा, ए एन क्या होगा, तो आप ध्यान से पहले मेरी बातों को सुनो, फिर बताना ए एन क्या होगा। देखो, अगर हमको ए फोर चाहिए, अगर हमको ए फोर चाहिए तो ए में जोड़ना पड़ता है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उससे एक कम डी जोड़ना पड़ता है, बात है कि नहीं। तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। मतलब कि अगर हमको ए फाइव चाहिए मान लेते हैं, तो ए में जोड़ना पड़ता है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम डी जोड़ना पड़ता है, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो ए एन को भी निकालने के लिए ए में जोड़ना पड़ेगा ना, क्या जोड़ना पड़ेगा सर ए में, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम डी। तो यहाँ पे लिखा हो एन नंबर, इससे कम क्या होगा हमको नहीं पता एन क्या है, तो इससे कम एक एन माइनस वन, इसमें जी इतना डी जोड़ना पड़ेगा। तो ये सर फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, देख लो। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। मैं आपको दोबारा समझाऊँ, ये समझ में आया। अगर हमको अगर कोई टर्म चाहिए ए बी का, फोर सपोज डेट हमको थर्ड टर्म चाहिए, ए थ्री चाहिए, तो ए में जोड़ना पड़ता है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ उससे एक कम डी जोड़ना पड़ता है, तो बोलोगे हाँ सर। तो अगर ए एन निकालना है तो ए में जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे एक कम, तो अगर एन नंबर लिखा है तो उससे एक कम क्या होगा, एन माइनस वन, एन माइनस वन और डी, ठीक है।
आई थिंक बातें समझ में आ रही है। हाँ सर। तो ये छोटा सा डेरिवेशन था फार्मूला का, डेराइव हो चुका है ये बच्चों सा फार्मूला हमारा। इस पे सवाल करने वाले हैं, मज़ेदार सवाल करेंगे, पहले करेंगे वेरी इजी, फिर करेंगे इजी, कुछ हार्ड है ही नहीं। तो ठीक है सर, चलते हैं। ओके सर, ये हमारा सवाल है, उस पर बहुत ईजी सा सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर। सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में डायरेक्टली पूछ दिया हमको, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन पूछा है, ए एन पूछा है, ए एन पूछा है। अरे भाई साहब फार्मूला लगाओ ना। ए एन का फार्मूला क्या सर? ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। यही था फार्मूला क्या? बोलोगे हाँ यही था फार्मूला। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमको तो ए एन पूछ ही रहा है, तो उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। ए क्या है बच्चों? 7 है, जोड़ ब्रैकेट का ब्रैकेट। एन क्या है बच्चों? 8 है, माइनस वन। ठीक है आंसर, बात तो सही बोल रहे हो आप। और डी क्या है बच्चों? 3। सॉल्व करते हैं ना, 7 का 7 प्लस का प्लस 8 में से एक गया तो सर 7, जोड़ 7 गुना है सर, क्या बात कर रहे हो? 3। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ सर। 7 प्लस 7 से 21, 21 इंटू 21 प्लस 7 28। देखो तो सॉल्व हो गया। हाँ सर, ये बहुत फुद्दू सा सवाल नहीं था, बहुत इजी सा सवाल नहीं था। हाँ था तो इजी सा सवाल, क्या ही कर सकते हैं आप। और एक सवाल लेते हैं ना थोड़ा और हल्का। हाँ सर ठीक है, ले लीजिए, वो भी कर देंगे तुरंत। तो ठीक है, ओके सर, नाउ वी हैव टू सॉल्व लिटिल बिट हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ये सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ छोटा सा सवाल का मुझे जवाब दोगे क्या? मैं एक एपी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, लिखा दे? हाँ सर लिखा। आपको बताना है इसमें सर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। नंबर ऑफ टर्म मतलब कि एन कितना है, एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और आपको बोलना है सर ये फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है बताओ। ये दो सवाल का जवाब दो, एन क्या है और फिफ्थ टर्म क्या है। फिफ्थ टर्म का मतलब होता है पांचवा टर्म, पांचवा टर्म। ऊपर में टी एच लग गया ना, टी एच लग गया, मतलब पांचवा टर्म पूछ रहा है। ठीक है हाँ सर। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, क्या को है? 1 2 3 4 5, 5 को टर्म है सर, पूरा का पूरा, बात सही है। लेकिन हमसे यहाँ पे सवाल पूछ रहा है फिर फिफ्थ टर्म कि सर पांचवा टर्म क्या है, पांचवा। 1 2 3 4 5, सर पांचवा टर्म 10 है, आंसर क्या हो जाएगा? 10। अगर हमसे बच्चों पूछता थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, तो देखो तो क्या है, 1 2 3, थर्ड टर्म सर 6 है। बात समझ में आ रही है? फिफ्थ पूछे, सिक्स पूछे, सेवन्थ पूछे, बोल दो कि हाँ सर बोल देंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे पूछना पड़ा क्योंकि ये सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है उसका, इसलिए। सवाल है कि फाइंड द 10th टर्म। देखो आपको 10 के ऊपर में टी एच लगा, मतलब कि 10वां टर्म पूछ रहा है। किसका सर? ये एपी का 10वां टर्म पूछ रहा है। एपी क्या है? एपी है 2 7 12 डॉट डॉट। हमको 3 टर्म तक ही दिया हुआ है, 10वां टर्म पूछ रहा है, मतलब इसमें सर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 10 है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में सर? 10 होंगे। तो एन क्या है बच्चों? 10 है। ठीक सर। ये क्या है बताओगे? ये सर ये होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या देखो तो, फर्स्ट टर्म सर 2 है सर हमारा। ठीक है सर। डी क्या है यहाँ पे? डी, डी क्या है? डी कैसे निकालते हैं? नहीं, डी होता क्या है सर? डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी होता है कॉमन डिफरेंस। और डी निकालते कैसे हैं? लगता है मैंने आपको डी निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया। नहीं बताया सर? नहीं सर, ये बात गलत की सर, आपने ये डी का फॉर्मूला नहीं बताया। तो देख लो, एक सेकंड, एक सेकंड देख लो। अगर आपको डी निकालना है, अगर आपको डी निकालना है तो आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करना पड़ता है बच्चों। अगर ए पी लिखा हुआ है, अगर ए पी ऐसा कुछ है कि A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, ऐसा कुछ ए पी लिखा हुआ है ना? हाँ सर। अगर हमको इसमें सर डी पोले निकालने के लिए तो क्या करेंगे? तो जैसा कि मैंने अभी कहा, डी निकालने के लिए आगे वाला टर्म में से कोई भी आगे वाला टर्म, ये लो ये लो ये लो, कोई भी लो, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना पड़ता है। मतलब कि अगर हम A2 लेंगे तो इसमें से जस्ट इसके पीछे वाला टर्म माइनस कर देंगे, जो कि A2 के पीछे A1 है, मतलब A1 माइनस कर देंगे। ठीक है, आप डी ऐसे भी निकाल सकते हो या कोई भी टर्म उठा सकते हो। आपको अगर मन है सर हम A4 उठाएंगे तो A4 उठाओ, लेकिन A4 के जस्ट पीछे वाला ही आपको माइनस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये माइनस कर दिया, हाँ हाँ, जस्ट पीछे वाला जो कि सर A3 है। ठीक है, तो डी निकालने का यही फार्मूला होता है मेरे बच्चों, कि जब भी आपको डी निकालना है तो आगे वाले जो भी हमारा है टर्म, उसमें से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देंगे। बातें को समझो ध्यान से, जस्ट पीछे वाले को ही करना माइनस, ऐसा नहीं कि वहाँ की आप इधर, तो इतना दूर नहीं, तुरंत यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समझो बात को। ठीक, तो डी निकलता है सर, डी हम लोग निकालेंगे, काम करते हैं A2 माइनस A1 कर लेते हैं, मतलब कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम लोग माइनस कर लेते हैं। सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म 7 है, माइनस A1। फर्स्ट टर्म क्या है सर? फर्स्ट टर्म 2 है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम A2 A1 नहीं करेंगे, हम A3 लेंगे क्योंकि A3 मौजूद है। तो ठीक है, आप A3 लो, लेकिन A3 लोगे तो A2 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जस्ट पीछे A2 आता है, क्योंकि 3 से पहले 2 आता है ना, बोलोगे हाँ। A3 कितना है?
A3 12 है सर, माइनस A2 कितना है सर, A2 कितना है, A2 7 है सर, निकला 5। आप कुछ भी कर लो 5 ही निकलेगा बार बार, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है बच्चों, कॉमन डिफरेंस मतलब अंतर सेम ही होने वाला है मेरे भाई। तो ठीक है सर, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन 10 दिया हुआ है, एन निकालना है, एन कितना है, एन निकाला है, एन टर्म निकालना है, लेकिन ये एन पता है कितना सर 10, मतलब 18 निकालना है क्या सर? हाँ बात तो सही है। आप फार्मूला लगाएंगे हम लोग एन का फार्मूला होता है बच्चों ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फार्मूला। हाँ सर होता है। हमें निकालना है 10वां टर्म, मतलब कि A10 निकालना है। A10 का मतलब ये होता है ना 10th टर्म ऑफ एन एपी। A10 का मतलब क्या हुआ, 10th टर्म ऑफ एन एपी। ए क्या लिखा हुआ है बच्चों, ए दिया हुआ डू, जोड़ का जोड़। सर एन कितना लिखा हुआ है, एन है सर 10, माइनस का माइनस 1 दोगे सर। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस जो कि 5 निकल गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं मालूम है ना, आगे वाले टर्म में से पीछे का टर्म माइनस कर दो, ठीक है सर। तो A10 निकालने तो 2 प्लस 10 में से गया 9 गुने 5 बराबर 2 जोड़ 9 5 45 आ गया है सर 47। मतलब कि 10वां टर्म 47 है, क्या है सर 47। आई थिंक बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ रही है। एक लिटिल बिट हार्डर क्वेश्चन था, हार्डर के आपके लिए नया है बस। अगर आप एग्जाम से पहले देख रहे हो तो ये सब तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि बार साल आपने तो पढ़ा ही होगा। अरे पढ़ा है ना? हाँ सर पढ़े हैं, पढ़े क्या बात करें, सर हमारा तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है चलिए। तो ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ओके सर ठीक है, ठीक है सर। आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा। अब जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे होगे सर, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। मतलब एपी के पहले एन टर्म का सम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एन कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर सपोज डेट ऐसे पूछ देगा सवाल में कि फाइंड द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी, या तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी। ये एन हमारा बाबू कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर में जो फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं वो उसे आप देख लीजिए। और फार्मूला बस देखना नहीं है बल्कि उसे रिमेंबर भी करना है, उसे याद भी करना है। ओके हाँ सर ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए बी को सर डिनोट करते हैं एस एन से। बोलो किससे करते हैं, तो बोलोगे सर एस एन से करते हैं, ठीक है। फार्मूला होता है बच्चों हमारा एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज आवर फार्मूला, दिस इज आवर फार्मूला ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी। आई थिंक बातें समझ में आ रही है सर। ये एस एन का मतलब क्या हुआ मालूम है आपको, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी। चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको लिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, घबराओ मत। आप घबराते हो तो बहुत दिक्कत होती है। वेयर, ये फार्मूला है पूरा का पूरा, आपको याद करना है। एक काम करते हैं, इसे घेरे में बंद कर देते हैं, कोई दिक्कत ना जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे सर एस एन क्या है हमारा, एस एन क्या है बच्चे, तो ये सर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ई पी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ई पी, खुद लिख लो। फिर बात आती है सर एन की। सर एन हमें पता है, आपने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था। एन क्या है सर, वो होता है नंबर ऑफ टर्म। एन और डॉट का मतलब नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कि उस एपी में कितने टर्म है वो एन होता है हमारा। हाँ सर ठीक है। अब सर यहाँ पे ए आ गया, ए क्या है, अरे सबको पता है, दुनिया जहाँ को पता है, ए फर्स्ट टर्म होता है। ए फर्स्ट टर्म हो गया हमारा बच्चों, ठीक है सर। अब फिर एन तो वही है, और डी की बात रही, डी हमारा सुंदर सा प्यारा सा, डी का मतलब डी हो गया हमारा सर कॉमन डिफरेंस। क्या हो गया बच्चों, सबको पता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ठीक है सर, हमें पता है ये सब, आपने इससे पिछले स्लाइड पे बताया है। बस नया में एक ही चीज़ आया है, एस एन। एस एन का नाम मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी। एन कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब घबराओ मत ना, इस पर हम लोग सवाल भी करने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ये आप समझ में आता है, हाँ सर समझ में आता है। एक सेम इससे ही रिलेटेबल फार्मूला है, बल्कि यही फार्मूला है, थोड़ा तोड़ मरोड़ कर उसे लिखा गया है, थोड़ा तोड़ मरोड़ कर उसे लिखा। सर कैसे लिखा गया उसको, तो एक चीज़ देखिए तो भाई साहब, आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि एस एन बराबर एन अपॉइंट टू ब्रैकेट, हम टू ए को ए प्लस ए लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, सोचो तो। अगर हम टू ए को ए प्लस ए लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि ए जोड़े टू ए होता है, पता है टू ए लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया, टू ए को ए प्लस ए कर लिया, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस दोगे बच्चों, एन माइनस वन का एन माइनस वन ही रहेगा, और डी का डी ही रहेगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ समझ में आ रही है। अब देखो सर नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हम लोग। तो एस एन क्या हो गया बच्चों, एन अपॉइंट टू का एन अपॉइंट टू, ब्रैकेट का ब्रैकेट, ये ए को अलग कर दो। अब इतना दूर का एक बार ध्यान से देखो, इसको अलग कर दिया हमने, ए प्लस को अलग कर दो, इसको अलग कर दो, ठीक। अब इतना दूर को ध्यान से देखो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, ये आपको कौन से फार्मूला का याद दिला रहा है बच्चों, बताओ। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कौन से फार्मूला का याद दिला रहा है आपको, सर ये ए एन का फार्मूला का याद दिला रहा है। आपने सर कहा था, आपने कहा था, मुझे याद है सर, कि ए एन का फार्मूला होता है बच्चों ए जोड़ एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है सर। तो एक काम करते हैं ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू जी की जगह पे ए एन लिख दे क्या,
हाँ बच्चों, ऐसे कर सकते हो आप लोग, ऐसे आप लोग कर सकते हो। और ये बन जाता हमारा दूसरा फार्मूला, जो कि सेम है, अलग नहीं है, बस वही है। ये अलग केस में यूज होगा, ऐसा केस जहाँ पे हमको ए एन डायरेक्टली दे दिया होगा, ये सब ना दिया होगा, ए एन डायरेक्टली दे देगा, तो उस केस में ये फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है वही चीज, बस अलग अलग केस में यूज होगा। एक और छोटा सा केस बनता है इसका, वो देख ले। तो क्या सर, वो क्या, तो ठीक है ना, एस एन को ऐसे नहीं लिखते हैं ना, बराबर का बराबर, एन अपॉइंट टू का एन अपॉइंट टू, ब्रैकेट का ब्रैकेट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। ए को ए लिखो, प्लस का प्लस लिखो। और ए एन कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, एन टर्म ऑफ एन एपी है। अगर मान लेते हैं ए एन जो है वो लास्ट टर्म हुआ एपी का, मान लेते हैं लास्ट टर्म हुआ, तो एल, एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, आपको पता है। एल मतलब क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म होता है, सबको पता होना चाहिए। और ए एन का मतलब क्या होता है, एन टर्म, एन टर्म ऑफ एन ए पी। देखो ये चैप्टर है ना, बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, वो बच्चा एन में और ए एन में फ़र्क नहीं समझ पाता। चलिए, वो बच्चा ए तो समझ लेता है कि ए फर्स्ट टर्म होता है, डी भी समझ लेता है कि डी कॉमन डिफरेंस होता है, बहुत बार एल भी समझ लेता है कि वो लास्ट टर्म होता है, पर बच्चा एन में और ए एन में फ़र्क नहीं समझ पाता है। देखो एन है नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस एपी में कितने नंबर हैं, एक दो तीन चार पाँचों, कितने नंबर ऑफ टर्म है। और एन हो गया कोई सा एक टर्म, कोई nth टर्म हो गया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कोई एपी का बच्चों, कोई एपी का मैं एग्जांपल दूं, मैंने एक एपी का एग्जांपल दिया। यहाँ पे सर एन का मतलब होता है सर नंबर ऑफ टर्म, एक दो तीन चार पाँच, पाँच गो टर्म है इस एपी में, पांच टर्म है, तो एन का मतलब ये हो गया बच्चों। और कोई पूछे ए फाइव कितना है, ए फाइव, या तो आपसे पूछ ले ए फोर कितना है, मतलब कि फोर्थ टर्म पूछा, ए फोर का मतलब फोर्थ टर्म, चौथा टर्म। एक दो तीन चार, चौथा टर्म हमारा आठ है, क्या है आठ। अच्छा आप बातें समझ में आ रही होगी आपको, है ना। हाँ सर ठीक है, बातें हम लोग को समझ में आ रही है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो ठीक है, दिस इज आवर थर्ड फार्मूला। देखो है ये तीन, एक दो और तीन, पहला मार्क कर लो इसको, इसको दूसरा याद कर लेना, थर्ड है, तीनों सेम फार्मूला, बस अलग अलग केस में यूज होता है। अब आप पूछोगे सर ये थर्ड फार्मूला कहाँ यूज होता है, तो ऐसा केस जिसमें सर आखिरी टर्म दिया रहता है ना, आखिरी टर्म, तो एल के जगह पे हम लोग उसे पुट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस, बस एल और ए एन का हम लोग सवाल करेंगे और समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट इसके जगह ये भी लगा देता है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, एक फार्मूला, दो और तीन है, तीनों सेम, बस अलग अलग केस में अलग अलग सवाल में यूज होता है, अलग अलग यूज होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है ना, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, लेकिन सवाल करने से पहले एक फार्मूला और आ गया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक है सर बता दीजिए। तो आप तो साइड में लिख लोगे, नोट करके, ये बहुत कम पूछा जाता है पर फिर भी पूछा तो जाता है, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकता आप सबके लिए। तो ये कुछ ऐसा है कि द सम ऑफ the sum of first n integer, the sum of first n integer in an AP, in an AP, एपी में पहले एन टर्म का जो इंटीजर होता है उनका सम क्या होता है, हमें आप वो देखें। ठीक है, तो क्या है सर, ये द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर इज गिवन बाय द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। अरे इंटीजर को, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, एक काम करते हैं, पॉजिटिव लिख लेते हैं ज़्यादा अच्छा से। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो मैंने क्या कहा अभी, कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन एपी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको रिमेंबर रखना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसे, देखो इस पे सवाल बहुत कमाते हैं आई नो, बट याद कर लो क्या होगा, एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ये छोटू सा फार्मूला है, ज़्यादा यूज नहीं होता है, पर फिर भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन इस सब पे आता है फार्मूला, इस पे आता है, और इस सब पे आता है, मेन मेन फार्मूला इस पे आता है, सॉरी मेन सवाल इस पे आते हैं। तो ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और सवाल समझते हैं कि इन सब फार्मूला पे कैसे सवाल बन रहे हैं और कैसे सवाल आ कैसे रहे हैं सर आखिरकार। ठीक है सर, ये रहा हमारा सवाल उसी फार्मूलाज पे। तो आपको इस बार गेस करना है कि उस तीनों फार्मूला में से सर कौन सा फार्मूला यहाँ पे सूट करने वाला है। ओके, तो सर सवाल कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, पहला 22 टर्म का सम, पहला 22, एक दो तीन चार पाँच सौ के 22, उन सब का सम करेंगे तो सर क्या निकलेगा, वो पूछ रहा है, जहाँ पे एपी हमें ये दिया हुआ है। अब आप पहले तो ये बताओ, हम सवाल पूछते हैं, इस सवाल छोड़ो, ये एपी कैसा है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, बोल भाई साहब, ये एपी कैसा है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, आप आंसर दो। ठीक है सर, ये एपी इनफाइनाइट एपी क्यों, क्योंकि इसमें आखिरी का टर्म हमें दिख ही नहीं रहा है। आखिरी का टर्म अगर होता है तो फाइनाइट होता है, अगर नहीं होता है तो इनफाइनाइट होता है, मतलब ये इनफाइनाइट एपी है। और इसका फर्स्ट
22 टर्म का सम पूछ रहा है, मतलब कि S22 पूछ रहा है। आपको मैंने कहा था ना फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी एस एन होता है, मतलब कि एन क्या होता है, फर्स्ट एन टर्म। यहाँ पे एन क्या है हमको नहीं पता, लेकिन एन यहाँ पे 22 है, मतलब कि फर्स्ट 22वां टर्म का यहाँ पे सम पूछ रहा है। इससे मतलब ये चलता है कि उस एपी में 22 टर्म। सर कितने सर, एन कितना हो गया 22, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब ए कितना हो गया, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक से लिख देता हूँ मैं ए क्या हुआ सर, ए भाई साहब ए, हाँ ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म होता है सर, ए 8 है हमारा। ए पी को देख के समझेंगे। डी कितना है बच्चों, डी निकालते हैं कैसे, ए2 माइनस ए1 कर लेते हैं, ठीक है हाँ सर ठीक है। कई बार बच्चे ये भी नहीं लिखते, फॉर्मूला भी नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आगे वाले टर्म में से पिछला टर्म को माइनस कर देते हैं, ठीक है हाँ सर ठीक है। यहाँ पे ए2 है 3 और ए1 है 8, सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको -5 आएगा, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था, जो डी है कॉमन डिफरेंस है, वो निगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है, अलग अलग केस में। इस केस में हमें नेगेटिव देखने को मिला है, तो घबराओ मत आप लोग, शांत रहो। सवाल ने पूछ रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी S22 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, S22 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो आप बताओ, एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, तो डी निकाले जो भी है, और S22 पूछ रहा है। तो इसमें एक सुंदर सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। कौन सा सर, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन क्या होता है सर, वो n/2 होता है मेरे बच्चों, 2a जोड़ n-1 इंटू डी। यही साफ सा फार्मूला जो मैंने लिखा है। अब एस एन निकालना है, एन मतलब 22 टर्म निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 जो भी टर्म है उसका सम निकालना है। एन क्या है बच्चों, एन 22 दिया हुआ है, देख लो सवाल में दिया हुआ 2 बटे 2 गुने ए का मान कितना है बच्चों 8 है, तो 8 दोगे, जोड़ का जोड़ दोगे। एन सर 22 से लिखा हुआ है -1, और डी कितना है बच्चों -5 है, ठीक है हाँ सर ठीक। यहाँ तक आता समझ में, यहाँ सर आता है, 2 से काट दो, 11 टाइम्स में कट जाएगा इधर, 8 दूनी सर 16 हो गया, जोड़ का जोड़ दोगे, 22 में से गया तो 21 बचता है, बीच में कुछ नहीं तो गुना होगा -5 से, है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो आप, बराबर 11, ब्रैकेट में 16 जोड़ जोड़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहले साइन का गुना करोगे ना, क्योंकि ये गुना में है, और 21 पंचे 105 होगा, ठीक है हाँ सर ठीक है। यहाँ तो समझ में आता है, हाँ सर समझ में तो आ रहा है फिलहाल हमको, समझ में तो फिलहाल हमको आ रहा है। यहाँ पे जो कष्ट भी दे दो, ठीक है सर। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो एक बार, यहाँ तक आप लोग पहुँच गए होगे, सॉल्व करते रहते, यहाँ सर पहुँच गए। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं ना, 11 क्या 11, बीच में कुछ नहीं तो गुना, इसको माइनस कर लेते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा माइनस करके, फॉर सपोज डेट हाँ 16 में से 6 इधर निकाल दो 100, और 89 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 89, माइनस का 89 आ जाएगा। एक बार ध्यान से देख लोगे आप लोग, -105 में से 16 माइनस करोगे तो सर आपको 89 आने वाला, क्योंकि जोड़ के देख लो, 95 और 10 105 इतना आ गया, तो बोलोगे हाँ सर इतना तो आ गया, तो ठीक है ना, इसको इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करो आप लोग, हम ही करते हैं तुरंत, तो 8 10 से करते ये होता, और 89 जोड़ दो तो 9, 16 7 कह रहा था पर मैं 9, 979 ये आएगा क्या आपको, प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा। तो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, या हम बोल रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी माइनस का 979 निकला है, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये रफ पार्ट है, इसको मत लिख लेना, ठीक है। ऐसे ही सवाल आता है, आपको बस समझना होता है। यहाँ पे फर्स्ट 22 टर्म का हमको सम फाइंड करने के लिए बोला था, तो नंबर्स ऑफ टर्म यहाँ पे 22 हो जाएंगे, ठीक है सर। और सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म बोला था, मतलब S22 फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि नहीं, हाँ सर ठीक है। चलिए एक सवाल उस पर और करते हैं, थोड़ा मजा आएगा, तो ठीक है सर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है सर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, थोड़े मज़ेदार सवाल है, इसको तुरंत करेंगे, ठीक है सर। एग्जाम में ऐसा सवाल आता है, अक्सर आता है बच्चों। तो लिखा हुआ फाइंड द सम ऑफ गिवन प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने दिया हुआ है इसका सम फाइंड करना है। जब भी आप ऐसा सवाल देखो तो समझ जाना कि ये एपी में से सवाल आया हुआ है, ठीक है सर ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख के ये समझो एक एपी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ सर, एक एपी लिखा है। अगर मान लेते हैं एक एपी है, क्या सर ये एपी है, ये एपी है जिसका टर्म हमें दिया हुआ है 34, फिर 32 है, फिर 30 है, फिर डॉट 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 है, फिर 10 है, वही है ना। और उसका सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि ये पूरा को जोड़ने से कितना आएगा, बीच में बहुत सारे डॉट है। तो हम ये एपी देख के नहीं बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब एन कितना है। ये एपी देख के क्या बोल सकते हो कि इसमें एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, गिन के बोल सकते हो, नहीं गिन के बोल सकते, क्योंकि बीच में डॉट डॉट लगा है, हमको नहीं पता इसमें एन कितना है। हमें क्या पता है, हमें पता है सर ए फर्स्ट टर्म पता है सर, जो कि 34 है। हमें पता है डी, डी क्या होता है सर, कुछ भी A2 माइनस A1 कर लो, आगे वाले टर्म में से पिछला टर्म माइनस करो, रे पहुँचो, तो 32 में से 34 घटा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग 30 में से 32 नहीं घटा सकते, कोई भी आगे वाला टर्म में से पीछे का टर्म घट सकता है। अब ऐसा नहीं करना कि तुम 30 में से मतलब 10 में से 30 को माइनस करना, नहीं, बीच में बहुत सारे टर्म है, ठीक ना, कंसेक्यूटिव टर्म को ही घटाना पड़ता है आगे से पीछे, ठीक है, ध्यान रखो बात को।
तो 32 में से हमने 34 को घटाया, जो कि सर हमारा -2 निकल गया। मतलब कि हमको यहाँ लिख लो, मतलब कि हमें ए दिया है, डी दिया है और कुछ दिया है सर। हाँ सर, और कुछ दिया है, ये आखिरी का टर्म दिया है, ये आखिरी का टर्म दिया है, ए एन कोई nth टर्म है हमको नहीं पता, ये कोई nth टर्म है, कोई सा टर्म होगा हमने पता, 16वां 12वां मतलब कि 12वां 14th 15th कोई टर्म हो सकते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये कोई टर्म हो सकता है, हमें नहीं पता क्योंकि बीच में डॉट है तो हम नहीं गिन सकते ये कौन से टर्म पे आता है। इसलिए कोई एपी का nth टर्म मान लिए, एन का मतलब होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, जो कि हमने 10 मान लिया। अब आपको पता है हमको अगर ये इस एपी का सम निकालने का बच्चों, तो हमको एन चाहिए ही चाहिए। एस एन का कोई भी फार्मूला आप ले लो, हमने आपको 3 फार्मूला लिखा है। अब एस एन का कोई भी फार्मूला आप देखोगे सब में एन है ही, सब में एन है ही बच्चों, सब में एन है, तो एन तो होना चाहिए। तो सर पहले एन निकालना पड़ेगा क्या? तो हाँ, पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। अरे एन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सोचो, अरे अप्रोच क्या लगाएंगे सोचो भाई साहब, सोचो। तो सर एक काम करते हैं, ए एन का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ए एन का फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, वहाँ से एन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला ये हो गया। अब ए एन की वैल्यू सर क्या है, ए एन क्या है सर, ए एन 10 है, देखिए तो बराबर। ए क्या है बच्चों, ए हमारा 34 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। एन नहीं पता है हमको, और डी कितना है बच्चों, -2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो, ठीक। ये 10 का 10 ही रखोगे, प्लस का 34 इस साइड आएगा तो सर माइनस का 34 हो जाएगा, बराबर का बराबर। अब ये 2 बारी बारी इससे गुना होगा और ये फिर 2 इससे गुना होगा, बारी बारी, है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर बात तो सही बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा यहाँ पे। कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो प्लस माइनस माइनस 2n, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ऐसा कुछ है, हाँ सर ऐसा कुछ है। माइनस करोगे तो -24 आएगा, बराबर। और यहाँ से एक काम कर लो, -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लो, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 गया, n बचेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 1 2, ऐसा कुछ आया तो बोलोगे हाँ सर ऐसा ही कुछ आया। या तो ये समझ में आता है तो अच्छा बात है, तो अगर नहीं ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो इस जो दो हमारा प्लस में लिखा है उसको ये साइड ले आओ, माइनस में ले आओ, वैसे भी कर सकते हो अगर आप उतने ही बच्चे हो। अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, इस स्टेप को रब कर लो, आप अलग स्टेप बनाओ, ये +2 को इस साइड ले आओ तो -2 हो जाएगा, तब सॉल्व कर लो। लेकिन ये भी सही है, हाँ सर ठीक है। ये माइनस से माइनस हो रहा, हाँ सर ठीक है। ये 24 लिखा हुआ पहले से, हाँ सर लिखा हुआ। ये 2 गुना में यहाँ पे ऐसा डिवाइड में हो गया, यहाँ पे क्या बचा, n-1। देखो तो यहाँ तक कोई दिक्कत है, आप सबको दिख रहा है क्या वहाँ तक? हाँ सर हमें हमें दिख रहा है, उससे नीचे मत जाइए सर। तो ठीक है, अच्छी बात है, हम उससे नीचे नहीं जाएंगे। अब 2 से काटेंगे 24 को, 2 से काटेंगे 24 को तो बच्चे 12 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे सर, 12 मरतबे कट जाएगा। इस साइड बच गया n-1, कितना बच गया n-1। आप देखो तो 12 का 12 है, -1 यहाँ पे -1 है, इस साइड आएगा तो सर प्लस का 1 हो जाएगा, n बचा। तो बच्चों n का मान कितना आ गया, यानी तो एक काम करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं 13, फिर n, यहाँ से सर n का मान कितना आ गया बच्चों, 13। तो सर हम अगर कोई भी फार्मूला यहाँ पे लगाते तो n का मान निकालना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने क्या किया, पहले n का मान निकाला। अब आपके पास Sn के 3 फार्मूले, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी के 3 फार्मूले हैं, आप कोई भी सा लगा दो, लेकिन सोच समझ के लगाना, कौन सा लगाओगे फार्मूला। तो सर एक फार्मूला था Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में ए जोड़ ए एन, वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ए एन हमको दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं ना सर, अगर ये एपी का सम ही निकालना है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी निकालना ही है, तो लगाते हैं ना फॉर्मूला n/2 वाला, और ए जोड़ ए एन, ए जोड़ ए एन, ये बहुत ईजी फार्मूला है कि नहीं? हाँ सर है। तो द सम ऑफ एन टर्म्स लिखे हैं, इसमें हमको मालूम नहीं है कि इसमें सर कितने टर्म्स के निकालने हैं, तो आप लेकिन मालूम चल चुका है ना, आप तो एन निकाल चुके हो, तो सम ऑफ 30 टर्म का हमको सम निकालना है, ठीक है। तो एन कितना है बच्चों, 13 है, बच्चे 2। सर एक कितना लिखा हो, ये हमारा 34 है, ठीक है। देखो पहले हमको मालूम नहीं था कि इस एपी में कितने टर्म हैं, इसलिए हमने एन निकाला, एन होता है नंबर ऑफ टर्म। आप समझ गए कि इस एपी में कुल 13 टर्म होंगे, तो S13 का सम निकालना है, ओके हाँ सर ठीक है। ये क्या है बच्चों, 34 है, जोड़ का जोड़। ए एन क्या निकाला हमने, सर ए एन निकाला थोड़ी ना है, ए एन तो दिया हुआ है सर, 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत आप सबको नहीं आ रही है, इसलिए आप लोग शांत हो। गुना 34 10 कितना हो जाएगा सर, 44 हो जाएगा, 2 से काट दो आराम से, 22 मरतबे कट जाएगा। अब हो गया सर 13 गुने 22, 13 गुने बच्चों 22, गुना कर लिखो। अब 22 10 से करोगे 220 आएगा, 66 आ जाएगा, जोड़ दो 6 8 2, 286 आंसर हो जाएगा, कितना 286। आप लोग कर लो, मेरा अलग कैलकुलेशन चलता है, 286 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग एक बार ध्यान से देख लो, आंसर आपको 286 ही आने वाला है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, तो हाँ सर बातें तो समझ में आ ही रही है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे सवाल भी आते हैं हमारे एपी में, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, नेक्स्ट स्लाइड पर वैसे मैं बताने ही वाला हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आ गया है।
तो ऐसा नहीं कि इस पे हम और सवाल नहीं कर सकते हैं अभी। अगर आपको और सवाल इस पे प्रैक्टिस करने हैं तो एनसीईआरटी के जो जितने भी आपको सवाल हैं सारे के सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है सर इसका, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हाँ सर ठीक है, या तो बुक लगा लो एनसीईआरटी लगा लो, या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लो, वही कल्याण कर देगा आपका। ठीक है, आजकल बच्चे भागते हैं आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, मोटे मोटे बुक की तरफ भागते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं वो बुक खराब है, बहुत अच्छा बुक है। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा बहुत अच्छा बुक है, लेकिन वो अच्छा तब है बच्चों के लिए जब उसे एनसीईआरटी अच्छे से आता हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से आता हो, तब वो बुक करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा बुक आर एस अग्रवाल, ऐसे नहीं करे। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो बच्चे का काफ़ी बार यही भी कमेंट रहता है सर कि बुक कौन सा अच्छा वगैरह वगैरह, तो आप समझ चुके हो कि मैथ्स अगर आपको अच्छे से करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, क्या क्या पढ़ने हैं, कौन से नोट्स अपनाने हैं, नोट्स कैसे लिखने हैं, सारे मैं बताऊंगा आपको ध्यान से। एक अलग से लेके आएंगे वीडियो, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर वन शॉट है ना, तो अधिक सवाल मैं नहीं बता सकता आपको, कम से कम समय में खत्म करवाना होता है, बच्चों को रिवीजन करवाना होता है सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और बाकी उसे समझते हैं, वीडियो खत्म कर लेते हैं। ठीक है सर, ये रहा आखिरी कॉन्सेप्ट और आखिरी सवाल उस कॉन्सेप्ट पे। तो सर कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर ये सवाल करवाऊंगा। लेकिन जिस स्टूडेंट को सवाल आता है वो स्टूडेंट अपना सवाल आगे कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट मैं बगल में लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, सर अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का एक फार्मूला है बाबू, जो डायरेक्ट आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करने में हेल्प करेगा। वो फार्मूला है एन, वो फार्मूला है ए जोड़ बी अपॉन में टू। ये छोटू सा फार्मूला है, आप इसे याद कर लो, आप इसे याद कर लो। बस इतना ही बताना था मैं आपको कि अर्थमेटिक मीन एक टर्म आता है आपके बुक में, जो कि बहुत कम बार सवाल पूछा जाता है इससे, चाहे वो आपकी प्री बोर्ड में हो या बोर्ड में, बहुत कम बार सवाल आया है। और ऐसा भी कहा गया है कि समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, तो पढ़ना तो बच्चों आपको है, क्योंकि कोई ठीक नहीं सीबीएसई का कब कौन सवाल चेप दें। ठीक है सर, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है ए जोड़ बी अपॉन टू। अब ये क्या है, बी क्या है, सब बताएंगे, सवाल कर लेते हैं उस पर। सवाल बोला है कि सर फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19। आपको 13 और 19 के बीच का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्ट आप लोग फॉर्मूला लगाओगे अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट निकालोगे, क्योंकि आपको फार्मूला याद होगा तब नहीं निकलेगा। ए जोड़ बी अपॉन में टू है। उससे पहले ये सॉल्व करने से पहले आप ए लिख लोगे। ए होता है जो फर्स्ट में दिया है, मतलब कि 13। बी होता है जो दूसरे में दिया है, जो कि 19। दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन पूछेगा। ए बी दोनों को मान लेना, ए के जगह पे ए का वैल्यू पुट करना, बी के जगह पे बी का वैल्यू पुट करना, अपॉन में टू कर देना। ये टू है हमारा, दिख रहा है ना? अरे हाँ, जोड़ देते हैं। टू 32 अपॉन में दो, काट दो, 16 मरतबे कट जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, छोटू सा ही था, कोई बड़ी कोई बड़ा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो ठीक है सर, यही कॉन्सेप्ट सब है इस चैप्टर्स में जो आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट बताए हैं और एक आध सवाल करवाए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप ये मत समझना कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, आपने बस कॉन्सेप्ट समझा है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है इस वीडियो में। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ा हो, नहीं, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है। लेकिन सवाल प्रैक्टिस की बारी आती है तो आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं, भले ही अलग वीडियो देख के, या तो मेरे चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पे सर एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करा गया है, उन सब वीडियो कर लो, उन सब वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से सवाल कर सकते हो, सीख सकते हो, है ना? या तो आपको जहाँ भी अच्छा लगे वहाँ जाके देख सो सवाल, क्योंकि पता है कॉन्सेप्ट तो आप सीख लिए, पर सवाल तो लगाना है, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं सवाल पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, क्योंकि सवाल करना है ना। तो मैं बच्चे से ही कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट देख लो, एक बार रिवीजन कर लो कॉन्सेप्ट को, फिर उसके बिहाफ पे आप लोग सवाल लगा लो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा है इस चैप्टर में जो कि आपको समझाना रह गया हो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। आशा करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाए, आशा सर क्या अच्छा ही जाएगा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपका एग्जाम अच्छा जाए। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।